हेलो बेटो, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो बेटा, आज की हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक कह सकते हैं हम लोग। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग अपने चैनल पे, जिसका नाम है इंग्लिश समरी। यानी कि जो भी क्लासेस हैं बेटा, क्लास 9 10th 5th 6th 7th 8th 11th 12th, जो भी इंग्लिश की बुक्स हैं उसमें जो पोएम्स हैं, सबसे पहले हम पोएम्स की समरी को कवर करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जो नॉर्मल बुक्स में स्टोरीज़ हैं उनकी समरीज़ को भी कवर करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा? तो आज का जो हमारा पोएम हमने ले रखा है वो है क्लास 10th का है, जो कि फर्स्ट फ्लाइट नाम है आपके इंग्लिश की बुक का, जिसमें का ये पोएम है जिसका नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। आप देख सकते हैं बेटा, द डस्ट ऑफ स्नो। और ये बहुत बड़ी पोएम नहीं है बेटा, बस 2 स्टेंजा की पोएम है। आप देख सकते हैं, ओनली 4 8 लाइन्स आर देयर। इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम राइटर के बारे में, पोएट के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अक्सर पोएट के बारे में पेपर में क्वेश्चन के फॉर्म में अवश्य पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पोएम के राइटर को गौर करेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पे पोएम के राइटर नाम है रॉबर्ट फॉस्ट और इनका जन्म हुआ है 1874 में, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। और इनका चांसर रोशन चेहरा आप साइड में देख सकते हैं। हैड मेनी जॉब्स इंक्लूडिंग ही टॉट लैटिन टेक्सटाइल मिल। इनके पास बहुत सारी नौकरियां रही हैं। साथ में ही इन्होंने लैटिन भाषा भी बहुत लोगों को सिखाई है, पढ़ाई है। मोस्ट ऑफ हिज पोएम केम फ्रॉम हिज लाइफ एक्सपीरियंस एंड लॉनलीनेस। वैसे ही इनके जीवन में भी बहुत अकेलापन रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी पोएम्स की मतलब कि लिखा है उसको। और इनकी सारी पोएम जीवन के बहुत ही एक ऐसे पार्ट से अटैच्ड हैं जिन पार्ट से हम भी गुजरते हैं, हमारी सोसाइटी भी गुजरती है यहाँ पे, और भी लोग इससे इससे होके ही जीवन में हम आगे बढ़ पाते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा, इन 1895 ही मैरिड एलिनोर वाइट। और इन्होंने 1895 में इन्होंने शादी करी। किससे करी? एलिनोर वाइट से करी। उसके बाद मोस्ट ऑफ हिज मैरिड लाइफ वॉज स्पेंड इंग्लैंड, और बहुत सारे उनका जीवन का हिस्सा इंग्लैंड में बीता। ही वॉज कलर ब्लाइंड, उनको कलर ब्लाइंडनेस थी। एंड ही ऑलवेज वांटेड टू रिसीव नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। और उन्हें हमेशा इस चीज़ की मतलब उनको ऐसा अनुभव था, उनको ऐसा मन में इच्छा थी कि उन्हें लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिले। तो भैया, इच्छा तो किसी की भी हो सकती है कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। ये तो डिपेंड करता है कि उनका लिटरेचर, उनकी बातें हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में कैसे बहुत सी विभिन्न विभिन्न बातों की डिस्कशन करी जाती हैं। हम इनकी 8 स्टेंजा वाली 8 लाइन वाली पोएम, हम लोग जिसको 2 स्टेंजा कह सकते हैं, हम लोग अभी देखेंगे हम लोग। और इसको बहुत ही डिटेल्स और डीपली विथ ग्रीफ एंड फील के साथ हम लोग इस पर चर्चा करेंगे बेटा। नेक्स्ट उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए होंगे, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट से होंगे, जिसको आप हम लोग इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, कि जिसको उसके बाद फिर कुछ हैप्पी एंडिंग की जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वीडियो को। तो सबसे पहला है डस्ट ऑफ स्नो, यानी ये पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो आखिर ये डस्ट ऑफ स्नो है क्या? तो वैसे तो इसका अगर आपको गौर करें तो पोएम का एकदम शाब्दिक अर्थ कुछ होता नहीं है बेटा। ठीक है, एकदम जैसे कि कुछ लिखा है, जैसे कि कोई पोएम में लिखा है डस्ट, तो पोएम में डस्ट लिखा हुआ होना और असल मतलब कि नॉर्मल उसके वर्ड्स का मीनिंग होना, दोनों एक बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि पोएम में इन वर्ड्स के बहुत सारे फ्रेजल वर्ड्स होते हैं, जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पोएम होती तो बहुत छोटी है, पर उसका जो समरी होता है, उसकी जो बातें होती हैं, उसका जो लाइफ में हिंट्स होते हैं, लाइफ सपोर्ट्स होते हैं, वो बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं, जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो हमने आपके लिए इसीलिए ला रहे हैं, क्योंकि हमने आपको क्या करना है, इस पोएम के साथ आपको कनेक्ट करना है, आपके जीवन में ये पॉइंट को लाना है। अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है तो आपको उसका एहसास कराना है। चलिए सबसे पहले हम इस पोएम का एटमॉस्फेयर समझने की कोशिश करेंगे कि इसका एटमॉस्फेयर है क्या। ठीक है, तो जब इसका एटमॉस्फेयर हम लोग समझेंगे, उसमें क्या है कि सबसे पहले जो हमारा मतलब जो पोएट का सराउंडिंग है, वो ठंडी का समय है, विंटर टाइम है। और बाहर के देशों में, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ठंडी के समय में बर्फ़ जम जाती है, क्या कहते हैं, स्नो फॉल होता है वहाँ पे ठंडी के समय में। और फिर जब धीरे धीरे ठंडी खत्म होती है, तो फिर वो स्नो धीरे धीरे मेल्ट हो जाते हैं और फिर से हरियाली दिखने लगती है। लेकिन बेटा, ये समय था ठंडी का, और ठंडी के समय में जो पोएट रॉबर्ट फॉस्ट थे, थोड़े से दुखी, थोड़े से परेशान, और कुछ अतीत की बातों में ध्यान लगाए हुए और भविष्य की थोड़ी सी चिंता लिए हुए, वो एक रास्ते में पेड़ के नीचे बैठ के चिंतन कर रहे थे। और बता दूं बेटा मैं, चिंता चिता के समान होता है, इसलिए हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम चिंता उसी चीज़ की करती हैं जो चीज़ हुई नहीं रहती है। आप हमेशा गौर करेंगे, हम अपनी लाइफ में चिंता उसी चीज़ का करते हैं, टेंशन हम उसी चीज़ की लेते हैं जो चीज़ हुई ही नहीं रहती है, और जो चीज़ हुई नहीं है उसका टेंशन लेके हम चलते हैं। और ये फैक्ट बात है बेटा। प्लस प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी ख्याली पुलाव। अब ख्याली पुलाव पकाने में तो बेटा सब आगे हैं, और ये ख्याली पुलाव सबको लगता है कि बहुत नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ असर नहीं होने वाला है, लेकिन ये ख्याली पुलाव हमारी सोल की एनर्जी को क्या कर देता है, वेस्ट कर देता है, और हम कुछ पॉजिटिव नहीं कर पाते हैं।
इसलिए ख्याली पुलाव नहीं बनाना चाहिए, प्रोक्रास्टिनेशन से बचना चाहिए और प्लस चिंता को हमेशा कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि चिंता आप नहीं कर सकते, बस इतना कहूँगा कि चिंता को आप उसकी इंटेंसिटी को कम करें ताकि उसका असर हमारे सराउंडिंग पे, हमारे नेचर पे कम पड़े। अब सीन ये है कि जो राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो काफ़ी चिंतन में हैं और पेड़ के नीचे बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कुछ अपने डीप सॉरो में, पूरा अंदर से दुखी, एकदम अंदर से भरे हुए दुःख के सागर में पवन रहे हैं, तैर रहे हैं और तभी उनके साथ एक घटना घटती है, उसी घटना की मैं बात करूँगा एक लाइन के द्वारा। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ठीक है? तो बेटा ये सीन है कि एक कौवा रहता है, राइटर नीचे बैठे हुए हैं, पेड़ पे ऊपर कौवा बैठता है और पेड़ों पे ठंडी के टाइम है तो पूरा स्नो जम जाता है। तो वहाँ पे जो कौवा काम होता है चोंच मारना, तो वो चोंच मारता है तो जैसे बर्फ़ का टुकड़ा उसके मतलब राइटर के शरीर पे आके गिरता है। तो जब राइटर के शरीर पे आके वो बर्फ़ का टुकड़ा गिरता है हेमलॉक ट्री से, जो कि बेटा हेमलॉक ट्री को माना गया है द ट्री ऑफ सॉरो, मतलब कि दुःख का पेड़ कहा जाता है उसको, उसमें से सफ़ेद रंग की कली निकलती है। उस कली के बंच को, बुके को हम कभी-कभी दुःख को अपनी संभावना प्रकट करने के लिए, अपनी दुखद भावनाओं को प्रकट करने के लिए हम किसी को गिफ्ट में देते हैं अक्सर। तो उसी हेमलॉक ट्री से एक बर्फ का टुकड़ा उनके शरीर पे आके गिरा और उनका जो ध्यान था, जो डीप सौरों में जब दबे हुए थे, तो उन्होंने तुरंत तुरंत क्या हुआ बेटा, तुरंत वो ऊपर आ गए, अपने स्वाभाविक विचारों में फिर से वापस आ गए। डीप सौरों में वो बैठे हुए थे लेकिन फिर से वो नॉर्मली आ गए। हुआ क्या, उन्होंने ये चीज़ को गौर करा कि जो समय है वो हमेशा बदलता रहता है। टाइम ऑलवेज चेंजेस एंड वी से टाइम इज अ गुड हीलर। टाइम एक ऐसा चीज़ है, टाइम एक ऐसी भावना है, एक ऐसा इमोशन है जो बड़े से बड़े घाव को भर देता है। तो बेटा यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कौवा उस पेड़ पे जमे हुए बर्फ को ठोकर मार मार के हटा देता है ताकि पेड़ की असली अस्तित्व बाहर आ सके, और वही चीज़ जब पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शरीर पे गिरता है तो वो भी उसी प्रकार बाहर आते हैं जैसे पेड़ की टहनियों का जो छाल है वो बाहर दिखने लगता है। तभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ये एहसास होता है, वो अपने दुःख से बाहर आते हैं और वो आस-पास में होने वाली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। उस पेड़ पे बैठे हुए कौवे को वो देखते हैं और सोचते हैं कि इस कौवे ने इस पेड़ के ऊपर जो दुःख का पहाड़ है, यानी बर्फ रूपी, जो बर्फ से वो पेड़ ढक गया है, बर्फ रूपी दुःख का जो पहाड़ है, उस कौवे ने ठोर मार यानी थोड़े-थोड़े प्रयत्न के साथ उसने कम कर रहा है, यानी हटा रहा है। यानी समय परिवर्तन हो रहा है और समय के साथ सब कुछ बदलता है बेटा। समय के साथ सब कुछ बदलता है। जीवन हो तो दुःख हो तो सुख होगा। यही हमारे प्रकृति का नियम है बेटा। और हमें क्या करना होता है? हमें प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं, वो दुःख से बाहर आए और उन्होंने देखा कि जब एक अदना सा कौवा उस पेड़ के दुःख को हटा रहा है, यानी दुःख रूपी स्नो है उसको हटा रहा है, गिरा रहा है, तो क्या मैं जो कि इंसान हूँ, सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ अपने आस-पास की चीज़ों को, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मैं उसी के अंदर समाते जा रहा हूँ अपने दुःख के अंदर? मैं अपने दुःख के अंदर क्यों समा रहा हूँ? आखिर क्या आवश्यकता है? भाई दुखी तो है। जो चीज़ बीत चुकी है, जो चीज़ पास्ट में जा चुकी है, उसका हमारे प्रेज़ेंट से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आप जब भी अपने पास्ट को याद करेंगे, हमेशा दुखी होंगे, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए दुःख करेंगे, जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ बदल नहीं सकती। अब जो चीज़ नहीं बदल सकती, आप उसके लिए दुःख क्यों करेंगे? तो यही राइटर के मन में द्वंद चल रहा था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अंदर से लड़ाई चल रही थी, इधर से दोनों तरफ से घमासान लड़ाई चल रही थी। एक तरफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक तरफ उनके मन की अंतरात्मा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अंतरात्मा, दोनों के बीच में द्वंद चल रहा है। आखिर हो क्या रहा है? तभी उनका जो अंतरात्मा है वो जीत जाती है। कहती क्या है? कहती है कि अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम अपने जीवन के उस पल को खो दोगे जो तुम्हारे प्रेजेंट का है। प्रेजेंट की वो चीज़ें, तुम हसीन पलों को खो दोगे अगर तुम हमेशा पास्ट में रहोगे। और ये चीज़ बेटा हमारी पूरी सोसाइटी पे लागू होती है कि हमेशा हम कभी-कभी जनरली पुरानी चीज़ों को ख्याल करके और दुखी हो जाते हैं, जबकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। बशर्ते वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन हम हमेशा प्रयास कर सकते हैं कि पुरानी चीज़ों को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरानी जख्में हमेशा दर्द देती हैं, चाहे वो हरी हो या भरी, कोई भी। तो ये चीज़ें जब देखते हैं कि एक एक ऐसा प्राणी जिसे सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो भी ऐसा कार्य कर सकता है, वो भी समझ सकता है कि दुःख का पहाड़ यानी कि पास्ट में रहना अच्छी चीज़ नहीं है। पास्ट की वजह से प्रेज़ेंट को खराब नहीं करना चाहिए, फ्यूचर की वजह से प्रेज़ेंट को खराब नहीं करना चाहिए। हमें प्रेज़ेंट को प्रेज़ेंट की तरह ही जीना चाहिए और हर एक पल को अच्छे से आनंदमयी जीवन के साथ जीना चाहिए। तो ये थे बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जीवन में, और वो उसी पल वो जो अपने दुःख के समंदर में गोते लगा रहे थे, दुःख के समंदर में गोते लगाते, लगाते, और जब इन्होंने ये चीज़ देखी
हेमलॉक ट्री पे कौवे को बैठा देखा, पर थोर से बर्फ को तोड़ते देखा, तो उन्होंने सोचा कि हम अपने पास के लिए क्यों इतना सोच रहा हूँ मैं? मेरे पास तो अभी भी वो कीमती प्रेज़ेंट है जिसको मैं और बेहतर से जी सकता हूँ, ताकि हमारा पास्ट उसमें कोई इफ़ेक्ट ना डाल सके। बात तो है, फैक्ट। तभी राइटर के मन से एक और बात निकलती है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। यानी मैंने आज सुबह से जितना, यानी 24 घंटे में मैंने जितना भी समय बर्बाद किया है, अपनी पुरानी पास्ट की चीज़ों में जो मैंने अपना समय गवाया है, अपनी एनर्जी गवाई है, अपना अपना सुख खोया है, अपना चैन खोया है, उसे मैं एहसास कर रहा हूँ। और ये जो कौवा बैठा हुआ है, बर्फ़ गिरा रहा है, ये मुझे ऐसा संदेश दे रहा है कि मैं अपनी बीती हुई चीज़ों को नहीं टेंशन लूँ, मैं अपने प्रेज़ेंट पे ध्यान दूँ। क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है, उसे भगवान भी नहीं बदल सकते, उन्हें प्रकृति भी नहीं बदल सकती। तो मैं कौन होता हूँ उसे बदलने वाला या उसके बारे में सोचने वाला? बात तो है। उन्होंने अच्छा सोचा। तो उन्होंने यही बात बोली कि हैज़ बीन माई हार्ट, मेरे दिल में, मेरे मेरे जिगर में इसने एक परिवर्तन कर दिया है। जो मेरा दिल जिगर दुःख से भरा हुआ था, अब वो खाली होके धीरे-धीरे मेरे 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 मन को परिवर्तित कर रहा है। मेरे मन में परिवर्तन हो रहा है। मैं अपने दुःख को धीरे-धीरे भूलता जा रहा हूँ। दुःख को मैं छोड़ता जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दुःख ही है पास्ट और पास्ट ही है दुःख, और पास्ट हमेशा दुःख देगा, तो हम क्यों लें भाई दुःख? दुःख का प्रॉफ़िट क्या है? आखिर क्या आवश्यकता है हमें दुःख दुःख के बारे में बात करने की? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर सैडनेस? If we have full of life to enjoy our present, that's the thing is incoming in the mind of Robert Frost. एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और उन्होंने बोला कि यार तूने, यानी कौवे ने, यार तूने मेरे जीवन के, मेरे आज के दिन के महत्वपूर्ण पलों को बचा लिया है बर्बाद होने से। क्यों? क्योंकि मैं जीवन के ये पल, ये जीवन के, मैं आज का दिन ये सोच रहा था कि मेरा जीवन पूरा दुख से भरा हुआ है, लेकिन तूने एहसास कराया है मुझे कि दुःख तो दुःख है, वो चीज़ जाती और आती रहती है समय के साथ, क्योंकि कोई भी बिना दुःख के नहीं रह सकता और कोई भी बिना सुख के नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों एक सिक्के के ही पहलू हैं। अगर दुःख होगा तो सुख होगा, सुख होगा तो दुःख होगा। तब जाके राइटर ने सोचा और इसने ये पंक्ति बनाई, और उन्होंने मन में बहुत सारी चीज़ों को, अपने अंदर से जो अच्छी-अच्छी बातें उसको बाहर निकाला और प्रकृति की तरफ नज़र उठा के देखा। उन्होंने देखा चारों तरफ बर्फ, हरियाली, सूरज, एकदम मनमोहक सा दृश्य। और उन्होंने कहा कि मैं अपने समय को बर्बाद नहीं करूँगा, मैं अपने समय को, बचे हुए समय को एन्जॉय करूँगा, और मैं अपने जीवन में कभी भी कुछ भी अवांट-पवांट चीज़ों को नहीं आने दूँगा। बिल्कुल अपने जीवन को सही रास्ते पे ले जाऊँगा। और बेटा, और ये सब जो बातें थीं, ये हमारे समाज में हर एक वर्ग में, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो इन सब चीज़ों से ना गुज़रे। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं हमें कि हमें अपने अतीत के बातों के लिए वर्तमान को कभी नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अतीत की चीज़ें जो हो चुकी हैं उन्हें हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो वक्त हमारे पास है हम उसको अच्छे से जीवन जी सकते हैं और मनमोहक से आनंद ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक, ये जो पोएम था, काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी इससे रिलेटेड या इसको समझने से रिलेटेड, तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करेंगे, सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है हमारा व्हाट्सएप चैट, वहाँ से आप हमें जॉइन कर सकते हैं और भी अच्छी-अच्छी हम समरीज़ लाते रहेंगे। अब साथ में हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस में जो इस रिलेटेड हैं, आप देख सकते हैं सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे एक 4 लाइनर, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन द मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम का नाम क्या है बेटा? तो पोएम का नाम है आपका डस्ट ऑफ स्नो और पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द पोएट शेक ऑन द पोएट? व्हाट डज द पोएट शेक ऑन द पोएट? यानी कि जो शेक है शब्द है, शेक शब्द यानी सुख शब्द है, सुख शब्द से पोएट क्या कहना चाहता है? सुख शब्द से पोएट कहना चाहता है कि जो कौवा है वो ठोर मार मार के उस हेमलॉक ट्री पे से बर्फ निकाल रहा है, डस्ट बर्फ निकाल रहा है, जो कि एक दुःख के समान है उस ट्री के लिए, उस पेड़ के लिए वो दुःख के समान है। और जैसे ही वो अलग हो रहा है, दुःख भी उससे क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। इसीलिए समय के साथ हमें परिवर्तित होना आवश्यक है। व्हाट डज़ द क्रो सिम्बलाइज़ हियर? द क्रो सिम्बलाइज़, यानी कि यहाँ पे कौवा किस तरह है? कौवा एक ऐसा प्रकृति का यहाँ पे इमोशंस दिखाया गया है कि कौवा एक ऐसा व्यक्तित्व यहाँ पे रिप्रेजेंट कराया गया है, जो क्या करता है कि हमें अपने अस्तित्व में आने के लिए प्रेरित करता है। अस्तित्व क्या है? तो हमारा अस्तित्व है हमारा प्रेज़ेंट, हमारा वर्तमान, और
पोएट कहाँ चल रहे थे? पोएट चल रहे थे भूत में। तो भूत से वर्तमान में लाने के लिए ही यहाँ पे कौवा एक तरह से इमोशन की तरह वर्क कर रहा है। ये एक प्राकृतिक इमोशन है, कह सकते हैं प्राकृतिक देन है, क्योंकि प्रकृति हमारी हमेशा जिसको जितना मिलना चाहिए उतना देती है। प्रकृति किसी के संग दुर्व्यवहार नहीं करती, ना करती है। प्रकृति ही डिसाइड करती है कि कौन किस लायक है और वो उस लायक उसे उतना ही मिलता है दोस्तों, ठीक है? क्यों आप सोचो कि जब सेब गिरे, क्या न्यूटन से पहले सेब नहीं गिरते थे? क्यों नहीं गिरते थे? लेकिन न्यूटन को ही क्यों लगा कि सेब गिरने से यहाँ पे ग्रेविटी होगी? क्यों? क्योंकि प्रकृति ने उसे सेलेक्ट करा था। प्रकृति ने उसने कहा कि यही बंदा लायक है जो ग्रेविटी का आविष्कार करेगा, जो ग्रेविटी के बारे में बताएगा, जो न्यूटन्स लॉ देगा, जो नियम देगा हमारे प्रकृति का। तो ये होता है बेटा प्रकृति जो डिसाइड करती है। ऐसे ही चार्ल्स डार्विन को भी जानते हैं, जिन्होंने बोला नेचुरल सिलेक्शन, यानी हमारी धरती पे कौन जिएगा कौन मरेगा ये स्वयं प्रकृति ही डिसाइड करती है। नेचर डिसाइड करती है कौन जिए कौन मरेगा। जरूरी नहीं है कि जो फिट हो वही जिए, जो अनफिट है वो भी जी सकता है, पर जो प्रकृति चाहेगी वही होगा। बिना प्रकृति के चाहने से कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा व्हाट वाज द पोएट स्टेट ऑफ माइंड एट दिस टाइम। तो इस समय में जो पोएट था वो काफी अंदर से दुखी था। दुख था कि उसने कुछ भूत की बातें उसके मन में चलती जा रही थी और वो गमों के बादल में डूब रहा था, समंदर में डूब रहा था। और तभी कौवा आया और उसे उस स्टेट ऑफ माइंड से, यानी कि दुख के सागर से बाहर निकाल के, दुख रूपी सागर जो कि भूतकाल में था उसे उससे बाहर निकाल के वर्तमान में लेके आता है और उसे बतलाता है कि तुम अपने कीमती समय को क्यों नुकसान कर रहे हो इस चीज के लिए। ओके बेटा, नेक्स्ट है हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड। व्हाट डज द वर्ड रूड मीन्स? रूड का मतलब है बेटा कि जो हमने बर्बाद किया है, यानी कि जो समय, जो यहाँ पे बेटा रूड शब्द का मतलब रिप्रेजेंट करता है समय से, यानी वो समय जो राइटर ने बर्बाद कर दिया है अपने भूतकाल में, वही शब्द है रूड का यहाँ पे मतलब। सिंपल, हाउ हैड ही रूड हिज डे, यानी उसने अपने डे को कैसे नुकसान पहुंचाया, यानी उसने कैसे अपने दिन को बर्बाद। तो अपने दिन को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण था उसका डीप थिंकिंग। वो डीप थिंकिंग में चला गया, अपने पास्ट में चला गया। वो पास्ट की वो चीज़ों के बारे में सोचने लगा जिसे सोचने की आवश्यकता नहीं थी और जो उसे हमेशा दुख पहुंचाती थी, वो चीज़ उसके दिमाग में रिपीट हो रही थी। नेक्स्ट है व्हाट चेंज इज बॉट इन हिम, क्या परिवर्तन आया? तो जब उसने क्रो को देखा पत्थर तोड़ते हुए, तब उसके मन में आया कि मैं अपने दुखों के सागर में क्यों डूबा हूं, जब मेरा पूरा वर्तमान पड़ा है उसको और बेहतर बनाने के लिए। हम अपने दुख को भुला के वर्तमान को और बेहतर बना सकते हैं, तो हम अपने दुख में क्यों जिए हैं हम अपने पास्ट में। तो ये चेंज आया राइटर के मन में। व्हाई डज ही से सेव सम पार्ट? सेव सम पार्ट कहने का तात्पर्य ये था बेटा, क्योंकि पूरा 24 घंटे का दिन होता है और 24 घंटे के दिन में उसने बहुत सारा वक्त इस प्रोक्रास्टिनेशन और डीप पास्ट थिंकिंग में लगा दिया था। पास्ट थिंकिंग फ्यूचर थिंकिंग में लगा दिया था, जो सोची कि मैंने क्या कर दिया, मेरे से गलती हो गई, मेरा जीवन बेकार है, मैं धिक्कार है, अहंकार है, महाकार है, ठीक है? तो इस सब चीजों में उसने जब समय वेस्ट कर दिया, इसको बाद कुछ पार्ट बचा हुआ है, ठीक है? यानी कि 24 घंटे में अगर 10 घंटे उसने वेस्ट कर दिया तो अभी भी 14 घंटे उसको बचे हुए हैं, यानी वो 14 घंटे को वो और बेहतर, आज उस दिन को और बेहतर बना सकता है और वो खुशी के पल अपना सकता है। यही रिप्रेजेंट करना चाहता है बेटा। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है? प्रो, अगलीनेस, हेमलॉक ट्री, एवेल, एलोबरेट एंड एक्सप्लेन, ये कैसे हुआ इसको दिखा सकते हैं। तो उसके बाद नेगेटिव थिंग कैन आल्सो क्रिएट अ पॉजिटिव इफेक्ट, मेटाफोर, ये सब बातें आप यहाँ पे देख के और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम बेटा मैंने कहा आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग, जय हिंद।